हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, संडे है और संडे को पढ़ते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का पहला वीडियो जस्ट 2-3 घंटा पहले मिल गया आपको, जिसमें भारत से रिलेटेड करंट अफेयर्स था, अर्थात राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स काफ़ी अहम होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन देखेंगे तो अगर नेशनल और इंटरनेशनल से जोड़ कर आता है। ऐसे में विश्व स्तर पे क्या चल रहा है, सारी घटनाक्रम सप्ताह भर का आपको एक वीडियो में दे दिया जाता है। महज 20 मिनट में जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है वो आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, आप भी चाहोगे कि ये चीज़ मिलता रहे, और मैं भी चाहता हूँ मैं आपको देता रहूँ। मैं और मेरी टीम लगातार इस काम के लिए कोशिश कर रही होती है, चाहे जितना भी न्यूज़पेपर पढ़ना पड़े, आर्टिकल्स गैदर करना पड़े, हम कर रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूं आप लोग मेरे साथ बने रहें और ज़रूर विजिट करें कि कैसा किस तरह से बताया जा रहा है। आज का जो मुद्दा होगा मेरे सामने, वो मैं बेसिकली चाइना वर्सेस अमेरिका, WTO वर्सेस अमेरिका, और जो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जैसे G7, ब्रिक्स, इन सब में जो भी कुछ चेंजेज आए हैं, जहाँ भी बैठकें हुई है, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट में इसको लिखा रहेगा NDB। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बैठक हुई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बैठक हुई है, ठीक। उसमें भारत ने हिस्सा लिया, और भारत से जो हिस्सा लिया उनका नाम है निर्मला सीतारमन। ठीक है, अगली बात देखेंगे, इसकी अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किया है मार्कोस ट्रायोज, ये है ब्राजील से। ठीक, अगली बात, NDB अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में बना है, और बनाने वाले हैं ब्रिक्स कंट्रीज। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ब्रिक्स कंट्रीज कौन है। तो ब्रिक्स कंट्रीज में होगा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो आपके दिमाग में हमेशा ये 5 देश होना चाहिए ब्रिक्स जब भी आए तो। अगली बात आप देखिए, G7 का सम्मेलन हो रहा है। तो G7 का क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका शामिल हुआ। अभी तक जो G7 का ग्रुप होता था उसमें उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका शामिल नहीं हुआ था, किंतु इस बार अमेरिका शामिल हुआ है। तो क्यों अमेरिका शामिल हुआ वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिए, G7 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका शामिल। अगली बात बोल रहे फ्रांस और कनाडा मिलकर यह स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था। पहले USA नहीं था, अब क्यों शामिल हुआ USA, इसका जवाब जरूर दूंगा। किंतु इससे पहले मैं आपको बता दूं कि G7 देशों में कौन कौन है। कनाडा, USA, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी और जापान, ये 7 देश मिलकर हैं। पहले इसे G8 बोला जाता था तब जब इसमें रसिया शामिल था। रसिया के अलग होने के बाद ये ग्रुप G7 के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान में भी G7 कंट्रीज हैं। G7 की अगर बात करें तो विश्व के GDP का अकेले 46% है। इसका मतलब ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके साथ साथ अगली बात अगर मैं बताऊं कि अब अमेरिका क्यों जोड़ना चाहता है, तो मैं आपके सामने 2 रीजन बताना चाहता हूं। पहली बात बोल रहे हैं कि चीन की प्रभुत्व का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका को। दूसरी बात देखिए, अमेरिकी यहाँ कंपनी होना चाहिए। अमेरिकी कंपनी प्रभावित हो सकती है। जैसे अब देखिए, अमेरिकी कंपनी जो देखेंगे तो USA के GDP में कंपनियों की बहुत ज़्यादा योगदान है। जैसे गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से चाइना का प्रभुत्व विश्व के स्तर पे लगातार बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है अमेरिका को दिक्कत होगा, और अमेरिकी कंपनी कभी भी लॉस में जाना नहीं चाहेगी। और अमेरिकी कंपनी को बचाने के लिए या अमेरिकी कंपनी विश्व स्तर पे, आज गूगल किस दुनिया में नहीं है, समझ पा रहे? मतलब भारत के साथ साथ विश्व के हर एक देशों में शामिल है। फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज हैं। और अगर अमेरिका इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में G7 के ग्रुप में शामिल नहीं होता है तो इन कंपनियों को घाटा हो सकता है। ऐसे में अमेरिका इन कंपनियों को बचाने के लिए शामिल होना चाहिए, और इसीलिए शामिल हो गया है। क्लियर? विश्व इस्पात रिपोर्ट मतलब वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट। ठीक है, इसमें क्यों पढ़ना है ये देखिए, वैश्विक उत्पादन में 13% का गिरावट आया है टोटल विश्व के स्तर पे अगर देखेंगे तो। ठीक, जहाँ पे USA में देखेंगे 32%, जितना USA उत्पादन करता था उसका 32%। चाइना में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रोडक्शन में कमी आई है, और 1.7%। भारत में भयंकर वाली गिरावट आई है, 65%। ठीक, आप अगर देखेंगे भारत चाहता क्या है, भारत एक नया पॉलिसी लेकर आया था, राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में। इस नीति के तहत भारत कहता है कि 2030 तक 300 मिलियन टन उत्पादन बढ़ावा देगा।
क्योंकि भारत स्टील के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहता है, समझ पा रहे हैं, इसी वजह से स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए लगातार भारत में डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है भारत सरकार चाहेगी कि आयात को कम करके निर्यात को बढ़ावा दे। अगर निर्यात को बढ़ावा देना चाहता है तो स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसी वजह से भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन का टारगेट लेकर चल रहा है। नेक्स्ट देखिए WHO वर्सेस अमेरिका। एक्चुअली ये न्यूज में क्यों है? अमेरिका WHO को छोड़ना चाहता है। सवाल उठता है कि अमेरिका क्यों WHO को छोड़ना चाहता है। सबसे पहले देखिए WHO के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। WHO 1948 में बना था। इसका अध्यक्ष वर्तमान में है टेड्रोस, ठीक है। दूसरी बात देखेंगे, इसमें 194 सदस्य हैं, ठीक है। ये सवाल इस बार के लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि WHO कोविड-19 के चलते बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अब आप समझिए कि अमेरिका WHO को छोड़ना चाहता है। सवाल उठता है कि WHO को अमेरिका क्यों छोड़ना चाहता है। मैं देखिए कुछ बिंदुओं को लेकर आपके सामने आता हूं। सबसे पहले इसी क्यों का जवाब देता हूं। पहली आरोप अमेरिका का है कि WHO चीन को समर्थन करता है इनडायरेक्टली, ठीक। दूसरी बात बोला गया कि कोविड-19 से निपटने के लिए WHO एक असफल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखा जा रहा है। कोविड-19 की महामारी से उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए कोई पुरजोर कोशिश हो रही हो। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि इसका झुकाव शी जिनपिंग अर्थात चाइना की तरफ ज़्यादा है। ऐसे में जब अमेरिका फंडिंग करता है ज़्यादा तो तकलीफ अमेरिका को होनी चाहिए। देखिए अब अगर WHO से अमेरिका हटता है तो WHO पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात, USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक फंडिंग करता है, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा देता है। दूसरी बात देखिए, अकेले पूरे विश्व का 15% USA देता है, बाकी दुनिया मिलके देते हैं 85% और ये अकेले 15% दे रहा है। अब देखिए पिछले वर्ष में अगर देखिएगा अमेरिका का टोटल फंड, एक्चुअली अलग अलग बीमारियों के लिए अमेरिका अलग अलग फंडिंग कर रहा होता है। जैसे आप देखे होंगे कि ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है, साथ साथ मलेरिया चल रहा है, पोलियो चल रहा है, एड्स चल रहा है। ऐसे जो बीमारी हैं उनके लिए लगातार अमेरिका फंडिंग करता रहा है। तो पिछले वर्ष का आप अनुमान लगा लीजिए 450 मिलियन डॉलर दिया है। इसको अगर ऐसे देखेंगे तो 33 अरब 98 करोड़ रुपया। क्या ये कम है? बहुत ज़्यादा फंड करता है अमेरिका। विश्व स्तर पे अगर आप देखेंगे मलेरिया, पोलियो, कोविड-19 और ट्यूबरकुलोसिस और अनेक बीमारियां हैं, उनसे लड़ने के लिए या उनके प्रतिरोधन क्षमता के लिए जो मेडिसिन रिसर्च हो रही है उन पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सवाल उठता है कि क्या अमेरिका को WHO वाकई में छोड़ देना चाहिए? सब अपना अपना थॉट रखते होंगे, मैं भी रखता हूं अपना थॉट। ऐसे में अगर मैं अपना पक्ष रखूं तो मैं चाहता हूं कि अमेरिका WHO से अलग ना हो, बल्कि WHO में रहते हुए WHO को रिफॉर्म करने की कोशिश करना चाहिए। अगर WHO को छोड़ देगा तो वैश्विक स्तर पे काफ़ी मतलब समस्या का सामना करना पड़ सकता है पूरे दुनिया को अमेरिका के कारण। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बल्कि ठंडे दिमाग से सोच करके WHO को रिफॉर्म करने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए और कुछ ऐसे देशों की सदस्यता को बढ़ाना चाहिए जो मानवता के हित के लिए, मानवता के दृष्टिकोण से सोचते हों। ठीक, अगली टॉपिक देखिए, चाइना से है, चाइना वर्सेस विश्व। मैं ये टॉपिक अपने मन से बनाया हूँ, चाइना वर्सेस पूरे विश्व का। क्यों बनाया हूँ, इस पे बहुत सारे टॉपिक पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ और मेरे हिसाब से आज का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो सबसे पहले चाइना वर्सेस विश्व में मैं अगर देखूँ तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँगा कि कोविड-19 चाइना से ही आया है। ठीक, यहीं से सब समीकरण खराब हो रहे हैं। दूसरी बात, भारत से क्या विवाद है? भारत से पहले देखे होंगे डोकलाम का विवाद चल रहा था भूटान के पास और सिक्किम के पास। ठीक, अब लगातार देखने को मिल रहा है लद्दाख के क्षेत्र में। क्या बोल रहा हूँ मैं? लद्दाख। तो लद्दाख के क्षेत्र में देखेंगे क्या है, एक अक्साई चाइना का विवाद। अभी अक्साई चाइना के साथ विवाद चल रहा है और वहाँ पे देखेंगे कि चाइनीज अपना फोर्स बढ़ा रहे हैं, साथ साथ भारत से भी फोर्स बढ़ाया जा रहा है। तो इस क्षेत्र में तनाव है। इसके अलावा अगर विश्व में और लेकर चलूँ तो देखे होंगे तिब्बत को अपना लिया, वियतनाम को लगातार परेशान कर रहा होता है, ताइवान के साथ इसका विवाद चल रहा होता है। वर्तमान में देखेंगे हांगकांग को क्या किया, तो हांगकांग का मुद्दा यहाँ देखिए, चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दायरे में लाने का प्रस्ताव भी पारित कर लिया और हांगकांग को अपने कानून के दायरे में ला लिया।
अगर हांगकांग में कोई भी चीन के खिलाफ एक भी शब्द बोलता है तो उसे सजा दिया जाएगा। दूसरी बात, लोकतंत्र की मांग अगर कोई करता है तो उसे अपराध घोषित किया जाएगा, अपराधी बताया जाएगा। और अगर आज़ादी की मांग करता है तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। क्या कहोगे आप, ये चाइना की तानाशाही नहीं नजर आती? दूसरी बात, चाइना लगातार विश्व भर में क्या कर रहा है, वस्तुओं का डंपिंग कर रहा है। विश्व स्तर पे देखेंगे वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ऐसे में चाइना लगातार ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट उठाया। चाइना ने हर एक तरह की वस्तुएं बनाया और विश्व स्तर पे डंपिंग करने की कोशिश करी। भारत का आयात लगातार बढ़ता चला गया और निर्यात कमता चला गया। ऐसे में चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा भारत का बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में चाइनीज सामान नहीं होगा। मैं अपने तरफ से भी, और सोनम वांगचुक हाल फिलहाल देखे होंगे लेह लद्दाख से, उन्होंने भी अपील करा कि चाइनीज सामान का बाइकआउट किया जाना चाहिए। मैं भी चाहता हूं जरूर किया जाना चाहिए, और मैं जो भी सामान यूज कर रहा हूं मैं कोशिश करूंगा मैं उसे भी बाइकआउट करूं। मैं आप लोग से भी अपील करता हूं, जहां तक बन सके, तुरंत नहीं होगा, एकदम आज चाहेंगे नहीं होएगा, धीरे धीरे उसे क्रमबद्धता पूर्वक हटाने का कोशिश करें और देसी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने की कोशिश करें। ऐसे में हमारा देश का GDP जरूर बढ़ेगा। कुछ और मैं मुद्दों की बात करूं तो सबसे पहला मुद्दा देखेंगे OBOR, दैट इज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। चाइना ने वह OBOR को इसीलिए बढ़ाया ताकि वो अपना ट्रेड को बढ़ावा दे सके। दूसरी बात देखेंगे साउथ चाइना सी विवाद। यहाँ पे 9 डैश लाइन के थ्रू कहता है, कभी वियतनाम से कभी ताइवान से, इन सब देशों के जो भी आसपास हैं सारे लोग इससे परेशान हैं। साथ साथ इंडियन ओशियन, दैट इज हिंद महासागर में भी इसका दखल है, अदन की खाड़ी में भी इसका दखल है, जिबूती सैन्य अड्डा पे भी इसका दखल है, श्रीलंका में हम्बन पोर्ट रोड पे दखल है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बना के। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो चाइना की पॉलिसी कतई सही नहीं नजर आती। वर्तमान समय में जब बोला जा रहा है कि चाइना में कोविड-19 की जांच होनी चाहिए कि क्या कोविड-19 कहां से आया है, तो ऐसे में लगातार चाइना बाइकआउट होता रहा, पीछे हटता रहा है। अमेरिका के साथ साथ अगर आप देखेंगे I5 ग्रुप, जिसमें कनाडा भी है, अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, तो ये सब जो देश हैं वो भी, उन्होंने भी कहा कि नहीं जांच होनी चाहिए, उसमें भी वो पीछे हट रहे हैं। और मेरे समझ से लगातार चाइना विश्व स्तर पे इन सारी मुद्दों को खोलकर कोविड-19 की जांच से बचना चाहता है, शायद बचना चाहता है। नेक्स्ट कुछ टॉपिक जो बच गए उसको देख लीजिए। विश्व हंगर दिवस, वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है। दूसरी बात, इसकी एम क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए। कृषि उत्पादन बढ़ाने का क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो ऐसे में क्या होगा, अगर उत्पादन ज़्यादा है तो क्यों भूखा रहेगा? इसका मतलब भूखमरी की समस्या ही नहीं आएगी। इसी वजह से बोला जा रहा है कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जारी करता है तो उसमें रैंक अगर देखेंगे तो भारत का रैंक है 102, कोई अच्छा रैंक नहीं है दोस्त। दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है 29 मई को, और इसकी थीम क्या था? पीस कीपिंग में महिलाएं शांति की कुंजी है। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। दूसरी बात, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये होता है 31 मई को, मतलब आज के दिन मनाया जा रहा है ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसमें क्या होता है, तंबाकू को नहीं खाना चाहिए ऐसा प्रचार किया जाता है। तंबाकू का उपयोग करने के खतरों के बारे में जागरूकता दिया जाता है। आप लोग मूवी दिखाते हुए अगर थिएटर जाते होंगे तो देखते होंगे एक मुकेश भाई साहब आते हैं, अपना कहानी सुनाते हैं, तो उससे भी लोग प्रेरणा नहीं लेते। तो भारत सरकार ने क्या किया, तंबाकू के ऊपर बड़ा सा 60% से ज़्यादा एरिया में देखे होंगे कि ऐड आता है, वो तंबाकू का जो कैंसर होता है उससे रिलेटेड। फिर भी लोग नहीं मानते, तो तंबाकू खाने वाले भाई लोग प्लीज़ कम कीजिए। दूसरी बात देखेंगे, WHO के द्वारा ये 1987 से चलाया जा रहा है, और इसकी इस बार की थीम क्या है? युवाओं की सुरक्षा। क्यों युवाओं को सुरक्षा? क्योंकि आप देखेंगे 15 से 24 साल के जो युवा हैं उसमें से 17% विश्व भर में तंबाकू सेवन करते हैं। ये कोई बहुत अच्छी संकेत नहीं है। ऐसे में तंबाकू के सेवन पर रोक लगाने के लिए मेरे हिसाब से केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी आगे आना चाहिए और उस पर कमांड करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक समस्या हो सकता है विश्व स्तर पे। तो इस तरह से पूरे मंथ का, मई मंथ का, मैं पूरी करंट अफेयर्स 8 वीडियो में समाप्त किया हूँ। अगर कोई चैनल पे नए हो मेरे भाई तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, उसमें करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट बनाकर दिया हुआ होगा, और उस प्लेलिस्ट से अगर आप चेक करेंगे तो सारे वीडियोज एकदम क्रम में अरेंज किया हुआ है। उससे क्या होगा, आपको मैं ये भी बताऊं कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। उस वीडियोज़ को देखते हुए अगर आप बढ़ेंगे तो आपका सोचने का, समझने का, करंट अफेयर्स पढ़ने का
एग्जाम में क्या किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसको सोचने का तरीका समझ में आ जाएगा और आपकी क्षमता का डेवलपमेंट हो जाएगा। ऐसे में आपका कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कहीं आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आपका पढ़ने का नज़रिया बदल जाएगा, करंट अफेयर्स का तरीका स्टार्टिंग के साथ जोड़ना आ जाएगा। अगर इस तरह से आप करेंगे डेफिनेटली मैं कहता हूँ आप बेनिफिट उठा पाओगे। तो ज़रूर जाइए और सिलसिलेवार तरीके से सारी वीडियोज़ देखिए। एक और बात बताऊँ, मैं इस चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाया हूँ NCERT का, जैसे 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी, 11th क्लास की पॉलिटी, उसके बाद फिजिक्स क्लास 7th 8th 9th 10th 7th की कहूँ 6 को भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि मैंने 6 भी पलटा, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। तो 6 से लेकर 10 तक का केमिस्ट्री सेम 6 to लेकर 10 तक का कुछ टॉपिक केमिस्ट्री का बचा हुआ है जो अभी चल रहा है, कल मंडे कल से आपको मिलेगा। उसके अलावा देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ाया हुआ है क्लास 12th का NCERT। तो इतने सारे टॉपिक हुए हैं और अगर आप लोग नए हो तो ज़रूर एक बार विजिट करें, अलग अलग सेक्शन जाकर अलग अलग सब्जेक्ट को देखें और शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि मैं और मेरी टीम लगातार जिस तरीके से आपके सामने काम करती हुई नज़र आती है उन्हें भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है और वो आपके लाइक से, आपके कमेंट के माध्यम से ही हौसला अफजाई होता है। और अगर किसी को थोड़ी सी भी कहीं भी परेशानी आ रही हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए, या तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम पे जाएं, चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।